हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप देख सकते हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ, हमारे परिवेश के पदार्थ। मतलब इससे ये समझ में आया होगा क्लास 9 का जो केमिस्ट्री है चैप्टर नंबर 1 वो है ये हमारे परिवेश के पदार्थ। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पदार्थ के बारे में जाने थे, है ना। पिछले क्लास में शायद एक क्लास हो भी चुका है, तो उस क्लास में हमने ये किया था कि परिवेश के पदार्थ में पदार्थ क्या है और पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती, पदार्थ के क्या प्रॉपर्टीज़ होते, क्या उसकी विशेषताएं होती, क्या गुण होता है, उसके बारे में लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे पदार्थ की 3 अवस्था, वो पदार्थ की मुख्य रूप से जो 3 अवस्था होती है उन तीनों में क्या फ़र्क होगा, क्या अंतर होगा, है ना। उसी आधार पर हम जानेंगे आज क्लास में कि पदार्थ में क्या मतलब उसके क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, अवस्था के आधार पर ये बताना आज क्लास में। और साथ ही एक नया टॉपिक होगा पदार्थ पर तापक्रम का प्रभाव, मतलब टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है पदार्थ पर, उसके बारे में आज क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। और बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि तापक्रम बहुत सारे होता है क्या है जनरल लाइफ में कि हम लोग तापक्रम के बारे में जानते भी हैं और देखते भी हैं, लेकिन समझ ही नहीं पाते कि क्या होता है, कैसे होता है। जैसे पानी को आप फ्रीज में रख दो, पानी बर्फ़ बन गया, पानी को आप गर्म कर दो, वॉश बनकर निकल गया। तो ये सारे प्रोसेस प्रक्रिया एक साइंस की एक प्रक्रिया होती है ना कहीं एक इसमें समझना हमें ये है कि पदार्थ किस अवस्था में एक अवस्था से दूसरे अवस्था में अपना रूप किस प्रकार बदल लिया है, उसके अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। वैसे पदार्थ के बारे में जानते हैं कि पदार्थ वो होता है जो वस्तु स्थान घेरेगा, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, भार होगा, वो क्या होता है पदार्थ। जनरली फॉर्म में पदार्थ होता है। दुनिया में जितनी भी वस्तु हम देखते हैं अपनी आंखों से वो सारे के सारे क्या है, पदार्थ है। ठीक है, इसके बारे में लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं। पदार्थ की विशेषताएं ये होती है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है। पदार्थ के कण एक दूसरे को एक अंतरानुक बल से, एक आकर्षण बल से क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है या विकर्षित करता है, दोनों को हो सकते हैं। और पदार्थ के बीच में खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, इसको अंतरानुक स्थान के नाम से जानते हैं ना। ठीक है, तो ये सब पदार्थ के क्या है, एक विशेषताएं हैं, एक गुण होता है। पदार्थ के कण कंपन करते हैं, गति करते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, उसी आधार पे आज बताना है सबसे पहले पदार्थ के प्रकार। पदार्थ की अवस्था, मुख्य रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में बटे होते हैं। वैसे आगे हम कहेंगे कि पदार्थ की मुख्य रूप से तो बस 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ था कि एक प्लाज्मा, एक नई अवस्था पदार्थ की खोजी हुई थी। उसके बाद बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट वो भी खोजी हुई थी। पदार्थ की 3 अवस्था मुख्य रूप से, वैसे आपको भी पता होगा, एक होता है ठोस, द्रव एंड गैस। इस ब्रह्मांड का मैक्सिमम जो कह सकते हैं वस्तुएं हैं वो बनी होती है किसी प्लाज्मा की बनी होती है, पदार्थ की चौड़ी अवस्था की बनी होती है, या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये सब होता है। लेकिन उसमें 20% या 80% के अप्रॉक्स में पदार्थ जो है वो प्लाज्मा की बनी होती है, 20% में ठोस द्रव गैस। जनरली ठोस द्रव गैस जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है वो केवल पृथ्वी की ना बात हो रही है, पृथ्वी पर ज़्यादा पाए जाते हैं, ये कुछ ग्रहों पे ही पाए जाते हैं, कुछ प्लैनेट्स पे भी ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे गैस की अवस्था में पाए जाने वाला बहुत सा पदार्थ ऐसे हैं जो दूसरे प्लैनेट्स पे भी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड यूनिवर्स की हम बात कर रहे हैं, वो सारे यूनिवर्स में मैक्सिमम जो वस्तुएं हैं वो बनी होती है किससे, प्लाज्मा, पदार्थ की चौथी अवस्था से बनी होती है, ये समझ लो। उसके बारे में अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या होता है, नहीं है ना। फिलहाल आप ठोस, द्रव, गैस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ठोस होता है क्या आपका, सॉलिड, द्रव लिक्विड एंड गैस अवस्था, गैस स्टेट होता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, एग्जाम्पल, अब ठोस, द्रव, गैस समझ में आ ही गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम 3 पदार्थ लेते हैं, एक ईंट लिया या पत्थर लिया, ठीक है, एक वो पदार्थ की वो अवस्था हुई, दूसरा जिसमें बहाव होगा, फ्लो होगा, वैसे फ्लो दोनों में होता है। दूसरा हमने पानी लिया, जल लिया, है ना, या दूध लिया, वो द्रव अवस्था में। तीसरा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, है ना, वायु में सारे वायु का मिश्रण वाला गैस, वो सारे गैस अवस्था में होता है। एक पानी की बोतल, ठीक है, एक पानी की बोतल
सपोज ये भरी हुई पूरा इतना पानी से भरा हुआ है, इसमें जो बोतल जो प्लास्टिक का या कोई एल्युमिनियम का या किसी भी मेटल का बना हुआ है वो किस रूप में है? ठोस। पानी का कुछ ही भाग भरा हुआ, इसके अंदर में वो है द्रव अवस्था है। जो भाग खाली है ऑब्वियसली उसके अंदर में हवा भरी होगी, वो किस अवस्था में होगा? गैसीय अवस्था में होगा। एक बोतल के अंदर तीनों अवस्था प्राप्त होगी आपको, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था प्राप्त हो गया, एक बोतल के अंदर ही प्राप्त होगा। तो ठोस, द्रव, गैस के जो एक स्ट्रक्चर होते, संरचना होते, पहले वो देखो। मैंने बताया है कि जब पदार्थ कणों से बना है तो इट मीन्स कि पदार्थ में ठोस, द्रव, गैस तीनों का तीनों भी कणों से ही बना होगा, क्योंकि पदार्थ की ही तो अवस्थाएं हैं। हमने लिया एक बर्तन के अंदर में एक ठोस लिया, कुछ इस तरह से पदार्थ के कण बड़ा करके मैंने दिखा रहा हूँ, ठीक है। वैसे बड़ा इतने बड़े कण तो नहीं होते, इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये होते पदार्थ के कण। अब पदार्थ में ठोस के कण हमने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, ठीक है। एक ले लिया हमने द्रव के कण, लिक्विड स्टेट में, कुछ इस तरह से दिखेगा। एक मैंने ले लिया ठोस गैस के कण, चलो इसको यहाँ करते हैं। तो तीनों अवस्था में पदार्थ के कण हमने ले लिया, ठोस, द्रव, गैस। देख सकते हो कि ठोस पदार्थ में कणों के बीच खाली स्थान कितना है और द्रव में कितना है और गैस में कितना है, अंदाजा लगाओ आप। ये सारे के सारे कण बने हुए हैं, इसके बीच में जो गैप है, स्थान है, खाली स्थान, वो देखोगे। इसके बीच में खाली स्थान वो देखोगे, इसके बीच में खाली स्थान वो देखो आप। इसके बीच में प्रत्येक कणों के बीच में खाली स्थान कितना कम है, मतलब एक खाली स्थान को हम कहते हैं क्या? अंतराणुक स्थान। अंतराणुक स्थान कहते हैं खाली स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कणों के बीच का स्थान खाली स्थान कहलाएगा। ठोस में क्या होता है कि कणों के बीच का स्थान, खाली स्थान बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होगा, है ना। और द्रव में खाली स्थान थोड़ा ज़्यादा होगा, गैस में खाली स्थान और भी ज़्यादा होगा। तभी तो ये कण स्वतंत्र होते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट होते हैं, कहीं भी छोड़ दो निकल जाएगा वो। इसे कोई मतलब इसको घेरने के लिए बाउंड्री चाहिए, उसके अंदर वो सीमित है, उसके अंदर वो कम, मतलब वो वाइब्रेट कह सकते हैं कि वो स्पीड में, गति में है। किसी बर्तन के अंदर पानी भर दो, उस बर्तन की दीवारों से बार बार पानी की कण टकरा रही है और उसी अंदर में रह, लेकिन इसके कण अपने विराम में रहकर, अपने पोजीशन में रहकर, है ना, रेस्ट में रहकर वाइब्रेट करता है, कंपन करता है। ये होता है ठोस के कणों, द्रव और गैस के कणों के बीच का अंतर। ठोस के कणों के बीच में अंतराणुक स्थान निम्न होता है, बहुत ही कम, हम यह कह सकते नगण्य भी होता है ना। तभी तो ठोस के कण इतने मजबूत होते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि ठोस के कणों के बीच में अंतराणुक बल, एक अंतराणुक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बल, एक ऐसा बल जो कणों को, दो कणों को बांध रखेगा, आपसों में बांध रखेगा, वो होता है क्या? अंतराणुक बल। इसमें अंतराणुक बल मजबूत होगा, इसमें कमज़ोर होगा, इसमें बहुत ही कमज़ोर होगा। अभी हम कंपैरिजन नहीं पढ़ रहे हैं ना, तीनों के बीच की तुलना नहीं पढ़ रहे, बाद में हम जब जानेंगे तुलना। फिलहाल मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ कि ठोस, द्रव, गैस में क्या फ़र्क होता है। ये तीन पदार्थ की अवस्थाएं, इसको तीन तरह से क्यों डिफ्रेंशिएट किया गया, क्यों इसको अलग अलग बताया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान निम्न होता है, लगभग नगण्य भी होता है। इसका रीज़न है कि अंतराणुक बल मजबूत होगा। आकर्षण बल एक ऐसा बल जो कणों को बांध रखेगा, जिसके कारण कण बहुत ही पास पास आ गए, खाली स्थान बहुत ही कम है,
इसमें अंतरानुक बल थोड़ा कमज़ोर होता है, जिसके कारण कण थोड़ा सा दूर हो। अंतरानुक स्थान ऑब्वियसली ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है। गैस में देखो अंतरानुक बल बहुत ही कमज़ोर होता है, इसलिए तो इसके कण, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। खाली स्थान बहुत ही ज़्यादा है, खाली स्थान इतना ज़्यादा होने की वजह से इसके कण एक दूसरे से दूर भाग रहा है। हर कण चाहता है कि वाइब्रेट करे, दूर भागे। ये होता है अंतरानुक स्थान, अंतरानुक बल। ठीक है, तो इसमें अंतरानुक स्थान कम होगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा, इसमें बिल्कुल ज़्यादा। रीज़न क्या है कि अंतरानुक बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत मजबूत, कमज़ोर, सबसे ज़्यादा कमज़ोर। तभी तो इसका आकार क्या होगा, अंतरानुक बल मजबूत होने की वजह से इसका आकार क्या होता है, ठोस का निश्चित आकार का होगा। ठोस आकार में निश्चित होता है। ठीक है, आकार में ये निश्चित होगा। अब इस ठोस को किसी भी बर्तन के अंदर में रख दिया जाए, उसका रूप वही होगा जो ओरिजिनल में है। एक ठोस मार्कर तो है, एक ठोस है, इसको हमने कमरे में रख दिया, मार्कर ही का रूप रहेगा। बाल्टी में रख दिया, बाल्टी का ही नहीं, मार्कर ही रहेगा, बाल्टी का आकार नहीं लेगा। जिस तरह से पानी को हमने एक बर्तन में रखा, फिर दूसरे बर्तन में रखा, पहले बर्तन में रखा, सपोज प्याला में रखा है ना, प्याला में या गिलास में हमने पानी को रखा, तो पानी गिलास का रूप ले लिया। फिर उसी पानी को फिर दूसरे बर्तन में रखेंगे तो उस बर्तन का रूप ले लेगा, है ना, उसके रूप में बन जाएगा वो। तो इसलिए क्या होता है कि जल का जो आकार है वो बार बार बदलता रहेगा। आकार इसका अनिश्चित रहेगा, कोई फिक्स नहीं है, आकार इसका बदलता रहेगा बर्तनों के अनुसार जिसके अंदर में इसे रखा जाएगा। अब पानी को नीचे गिरा दो, फैल जाएगा, उसी बर्तन में रख दो तो एक गिलास का रूप ले लेगा, गिलास में रखा जाए। उसी प्रकार गैस हो, गैस को अगर कमरे के अंदर भर दिया जाए तो उस गैस का आकार क्या होगा, कमरे के जैसा। एक दरवाज़ा खोल लो, क्या होता है कि गैस के कण निकल कर बाहर चला गया, तो मतलब एक कमरे के आकार जैसा था उसका। बाहर जाने का मतलब है कि उसका आकार बार बार बदल रहा है। एक बैलेंस के अंदर में गैस को भर लिया, अब उसी गैस को निकाल कर और बैलेंस को और फूका और बड़ा हो गया, मतलब उसका आकार चेंज हो रहा, बदल रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि जो गैस के कणों का आकार कोई निश्चित नहीं है, बल्कि ये भी क्या होगा, अनिश्चित होगा। अनिश्चित इसका आकार होगा। तो ठोस का आकार निश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित, गैस का आकार क्या होगा, ये भी अनिश्चित होगा। हाँ, एक और है आयतन, वॉल्यूम। सिंपली ये समझ लो पहले वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ये होता है कि जिसको मतलब है कि जो पदार्थ जिस रूप में है वही उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, जहाँ पर है वैसे जैसे है वैसे उसका वॉल्यूम होगा। जितना पदार्थ बड़ा होगा वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उसका आयतन ज़्यादा होगा। आकार में छोटा है उसका वॉल्यूम कम है, आकार में बड़ा है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है ना। आकार की बात होती है, मैं नहीं कि उसका आकार कम है, छोटे साइज़ का है तो कह सकते हैं वॉल्यूम कम है, बड़े साइज़ का है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। डेंसिटी अलग होता है, घनत्व तो अलग होता है। इकाई वॉल्यूम में जितना पदार्थ के कण सटे होते हैं वही उसका घनत्व होगा, डेंसिटी होगा। जब हम आयतन की बात करते हैं तो इसका आयतन जो होगा किसका, ठोस का, वो फिक्स होगा। रीज़न ये है कि अगर ये मार्कर है, इसका आयतन इतनी ही बड़ा आकार का है, इसको कहीं और जगह प्लेस कर दो, कहीं भी रख दो, आकार यही रहेगा, उसका आकार कभी नहीं बदलेगा। आकार नहीं बदला है, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, निश्चित है। इसका आयतन क्या है, निश्चित। ठीक है, आकार की बात हो रही है, आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है। लेकिन उसी जल को, पानी को अगर किसी बर्तन में रख दिया जाए तो उसका आकार अनिश्चित होगा, ये मानते हैं। लेकिन पानी का आयतन तो वही है ना। ½ लीटर 500 ml पानी को हमने एक कह सकते एक मग में रखा, फिर उसी मग से निकाल के दूसरे बर्तन में रखा, तो ऑब्वियसली अभी भी 500 ml था, उसमें भी 500 ml था, रखने के बाद भी 500 ml है, तो उसका आयतन में कोई बदलाव तो नहीं हो रहा, उसका आयतन मतलब सेम है, कोई बदलाव नहीं हो रहा उसके आयतन में। कह सकते हैं कि द्रव के जो आयतन होते हैं वो निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, वो कभी बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा, बशर्ते एक नया कोई उसमें अलग से पानी ना मिला दिया जाए, फिर से ना मिला दिया जाए। मिलाने के बाद फिर उसका आयतन बढ़ जाएगा। मतलब इनिशियल में जितने
जिस बर्तन में इनिशियल में पानी था उतनी कह सकते हैं उतनी ही होनी चाहिए। अब उसको दूसरे बर्तन में रख दो तो आकार उसका बार बार चेंज होगा, इसलिए अनिश्चित होगा। लेकिन पानी तो उतना ही होगा ना, इसलिए उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। हाँ, जब हम गैस की बात करेंगे तो गैस के जो आयतन होते हैं वो निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित होगा। अब देखो गैस भरे हुए कमरे में तो गैस का आकार अनिश्चित हुआ, गेट खोल दिया बाहर चला गया, आकार अनिश्चित हुआ। लेकिन आयतन की बात करेंगे तो गैस का जो आयतन है वो इस कमरे के आयतन के बराबर है। दरवाजे खोलने के बाद गैस बाहर निकल जाएगा, वही गैस बाहर निकल जाएगा तो आयतन उसका और बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके कण इतने ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं कि वो बाहर जाने की क्षमता रखते हैं, इसने पास एनर्जी होती है कि वो बाहर जाने की क्षमता रखते हैं। इतने ही गैस के कण को मतलब एग्जांपल ये समझ लो कि एक एलपीजी सिलेंडर होता है, लिक्विफाइड पेट्रोल, हाई प्रेशर पर हाई दाब पे क्या करते हैं उसके अंदर में गैस को भर दिया जाता है। एलपीजी सिलेंडर में क्या होता है कि कम एक छोटा एक एरिया का 14 kg के आसपास उसके अंदर में क्या होता है, एलपीजी गैस भरा जाता है ना, 14 kg के आसपास इसके अंदर गैस भरा जाता है। अगर उस बर्तन में, उस एलपीजी सिलेंडर के अंदर में अगर 100 ग्राम गैस भर दिया जाए, फिर भी 100 ग्राम गैस उस पूरे बर्तन को, उस पूरे सिलेंडर के अंदर में भर जाएगा। 100 ग्राम, बल्कि हमें भरना है 14,000 ग्राम। 14 ग्राम का मतलब, किलोग्राम का मतलब 14,000 ग्राम गैस के कण भरने हैं उसमें, तो अभी भी तो उसका आकार वही होगा जो सिलेंडर का है। मतलब गैस के कण कम हो या ज़्यादा हो, जिस बर्तन में हाई प्रेशर पे भर दिए उसका आकार वही होगा जो ऐसा बर्तन में। मतलब कि इस कमरे के अंदर में बहुत कम गैस के कण हैं, अगर खोल दिया जाए दरवाज़ा तो गैस के कण फैल जाएंगे। इसका मतलब है कि गैस का आयतन बढ़ रहा है, इसलिए इसका आयतन क्या होगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, इसका आयतन अनिश्चित होता है। ये बेसिक डिफरेंस याद रखना है आपको कि ये ठोस द्रव गैस में क्या है। सबसे पहले हमने ये 4 पॉइंट याद रखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अंतरानुक स्थान क्या होगा, अंतरानुक बल क्या होगा, किस में ज़्यादा होगा, आकार किसका ज़्यादा होगा, किस मतलब कॉन्वेक्स होगा, कैसा होगा। चलो अब हम लोग ये देखेंगे कि पदार्थ पर तापकरण का, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या उस पर प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पदार्थ पर तापकरण का प्रभाव किस प्रकार पड़ेगा। सबसे पहले ये देखेंगे पदार्थ पे तापकरण का प्रभाव। वैसे जनरली हम लोग घरों में देखते हैं, घरेलू लाइफ में देखते ही रहते हैं कि पदार्थ में एक बर्फ़ पिघलकर पानी बन गया, ये पानी जमकर ठंडा होकर एक बर्फ़ बन गया, पानी वाष्प हो रहा है, गर्म ज़्यादा होने पर वाष्प बनकर निकल रहा है, मोम पिघलकर वाष्प बनकर निकल रहा है। तो ये सारी घटनाएँ क्या है, पदार्थ ही तो है। पदार्थ इस पर असर जो पड़ रहा है पदार्थ पर, वो एक तापकरण का असर पड़ रहा है, तापमान का असर पड़ रहा है। वो कह सकते हैं कि पदार्थ पे तापकरण का प्रभाव किस प्रकार पड़ेगा। सबसे पहले ये जानेंगे हम द्रव्यनांक के बारे में। द्रव्यनांक कहते हैं इसको मेल्टिंग पॉइंट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इस वर्ड से समझ में आ गया द्रव्यनांक। द्रव्यनांक का मतलब ये होता है कि जब कोई ठोस पदार्थ मेल्ट होगा, एक ठोस पदार्थ मेल्ट होगा मतलब पिघल जाएगा। जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ पिघल कर, तो अब बताओ ठोस पिघल कर क्या देता है। ठोस जैसे बर्फ़ को पिघला है, बर्फ़ पिघल कर क्या देगा, जल बनाएगा। तो एक ठोस पदार्थ पिघल कर द्रव अवस्था में बदल जाएगा, है ना, लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा। तो जिस तापमान पे ठोस द्रव में बदलता है उस टेम्परेचर का, उस तापमान का नाम क्या होता है, द्रव्यनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्ट हो जाता है। एक ठोस मेल्ट हो गया, द्रव बन गया। ये टेम्परेचर है जिस पे तापमान ठोस, एक ठोस द्रव में बदल गया, है ना। टेम्परेचर के एक प्रकार है, लेकिन एक इस प्रक्रिया का नाम क्या होगा, जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदल जाएगा जिस तापमान पर, तो उस तापमान का नाम है द्रव्यनांक। लेकिन इस प्रोसेस का नाम, इस घटना का नाम क्या होगा, इस घटना का नाम होता है गलन, या हम संगलन कह सकते हैं। संगलन या गलन भी कह सकते हैं। मेल्ट होना, मेल्टिंग होना है। एक ठोस मेल्ट होगा, द्रव बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एक बर्फ़ को गर्म करते हैं तो ऑब्वियसली बर्फ़
जल में बदल जाता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है। किस तापमान पे वो गर्म होना शुरू होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करना शुरू करोगे, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 2 3 4 5 इस तरह से गर्म होते होते वो पानी बन जाएगा। 0 पे वो पानी जमकर बर्फ़ बनेगा, अब 0 पे ही पानी पिघलकर बर्फ़ पिघलकर जल बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में बदलेगा? तो देखो ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ हमने एक ठोस का कण ले लिया, ठोस का पदार्थ ले लिया जिसके कण बहुत ही पास है। जैसे ही इसमें हमने तापमान दिया, टेम्परेचर दिया, इसको गर्म किया है, ठीक है, इसको जैसे ही हमने गर्म किया है तो गर्म करने पर क्या होता है कि इसके कण के पास एनर्जी ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा एनर्जी होगा, इतना ज़्यादा ऊर्जा होगा कि ये कण दूर दूर भागेगा, मतलब इसके अंदर जो अंतरानुक बल है वो कमज़ोर हो जाएगा। गर्म करने का अर्थ ये हुआ ना कि पदार्थ के कणों के बीच में जो अंतरानुक बल है उसको कमज़ोर करना। ये बल कमज़ोर हो गया। जब बल कमज़ोर होता है इसका मतलब यह है कि कण दूर दूर भागते हैं, तो इसके कण और दूर भागना शुरू हो गया, तो बन तो गया एक ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में। पहले ठोस अवस्था में था ये बन गया क्या? द्रव अवस्था में। क्योंकि ठोस के पदार्थ गर्म होकर द्रव अवस्था में आ जाता है। यहाँ गर्म करने का सेंस होगा कि इसे हम हाई टेम्परेचर पे एनर्जी दिया गया, ठीक है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि जब हम पदार्थ को गर्म कर रहे हैं तो बर्फ़ में मतलब बर्फ़ से जल बनना शुरू हो गया, बर्फ़ तो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है कि बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पिघलना शुरू होगा। बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस से पिघलना शुरू होता है। इसके तापमान को हमने 4 बढ़ा दिया, ठीक है। एक बर्फ़ के तापमान को हमने बढ़ा दिया 4 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, 4 किया, 4 से पानी बनना शुरू हुआ है, 5 कर दिया, चलो ठीक है, थोड़ा सा और गर्म कर दिया। इसके टेम्परेचर को हम बढ़ा नहीं रहे बल्कि एक टाइम पे आगे के आगे उसको रोक दिया, कांस्टेंट कर दिया। सपोज इसके तापमान को हमने कर दिया एक 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 24 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, ठीक है। इस पे आके इसके तापमान को फिक्स कर दिया, तो अब बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रहा है। सवाल ये है कि जब बर्फ़ के तापमान को हमने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो फिर इसके पास एनर्जी आया कहाँ से? तो इसके पास जो एनर्जी है वो एक गुप्त ऊष्मा के रूप में है। इसके पास जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो एक गुप्त ऊष्मा के रूप में होगा, है ना। गुप्त ऊष्मा के रूप में इसके पास ऊर्जा होगा, ऊष्मा होगा। ये गुप्त ऊष्मा क्या कर रहा है कि इसके एनर्जी को, इसके कणों को और दूर भेज रहा है, कंटिन्यूसली भेज रहा है। अब वो पूरी तरह पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक बर्फ़ पानी में बदल जाए तब तक वो प्रक्रिया चलती रहेगी। कौन सी प्रक्रिया? गुप्त ऊष्मा की प्रक्रिया, ठीक है। तो ठोस का द्रव में बदलना द्रव्यमान तापमान होगा, प्रक्रिया का नाम क्या होगा? संगलन होगा। किस तापमान पे बर्फ़ पिघलता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलना शुरू हो जाता है। बल्कि 1 2 3 जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे, जैसे जैसे उसको और गर्म करेंगे, जल्दी से बनेगा, बर्फ़ से जल और तेज़ी से जल बनना शुरू होगा। एक टाइम पे एक काम करते हैं ना, इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रोक देते हैं। रोकने का मतलब है कि फिर भी बर्फ़ पिघल कर पानी बनता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि वो बन क्यों रहा है? टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया है, क्योंकि इसके पास 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके पास क्या होता है? ऊष्मा होता है। गुप्त ऊष्मा की वजह से बर्फ़ पानी में पूरी तरह कन्वर्ट हो रहा है। अलग अलग पदार्थ का जो कह सकते हैं द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है। जो पदार्थ के कण के बीच में आकर्षण बल जितना ज़्यादा मजबूत होगा उसे और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, ताकि कणों के बीच का आकर्षण बल टूट जाए, ब्रेक हो जाए। ब्रेक होगा तो वो टूट जाएगा, जैसे ही टूटेगा इट मीन्स कि उसके कण और दूर भागेगा। जैसे हम लोहा की बात करेंगे, लोहा और बर्फ़ में कंपैरिजन करते हैं तो लोहा जल्दी नहीं पिघलेगा, वहीं की बर्फ़ तुरंत पिघल जाएगा, क्योंकि बर्फ़ के कणों के बीच में आकर्षण बल मजबूत तो होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, उसके बॉन्ड, उसके कण, उसके आकर्षण बल ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा।
फिर वहीं लोहा के कणों की बात करेंगे। लोहा के कणों के बीच में आकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि उसको थोड़ा सा भी गर्म करो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके गर्म कर दो, यहाँ 0 पे गर्म किया पिघलना शुरू हुआ। लोहा को 100 पे गर्म करो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 200 पे गर्म करो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके गर्म करो, फिर भी कुछ नहीं होगा। उसके कणों के बीच में आकर्षण बल और भी नहीं टूटेगा, जल्दी नहीं टूटेगा। 1500 के ले गए, फिर भी नहीं टूटा। फाइनली हमने 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे अप्रॉक्स वैल्यू मान लिया कि लोहा के कणों के बीच में आकर्षण बल को तोड़ना है, मजबूत आकर्षण बल को तोड़ना है, तो उसके तापमान को हमने 2000 से नीचे रखा, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा था। जैसे ही 2000 या उससे ऊपर किया उसका तापमान, हाँ, तब उसके कण पिघलना, उसके कण के बीच में आकर्षण बल टूटना शुरू हुआ। कण दूर दूर भागने लगा। दूर भागने का मतलब है कि वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा, पिघल रहा है। तो इसलिए लोहा का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा हो, जब बल्कि उससे और भी कोई पदार्थ हो उसका तापमान, उसका कह सकते हैं गलनांक और भी ज़्यादा होता है। चलो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं जिसका नाम है क्वथनांक। ठीक है, इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये भी एक तापमान ही होता है ना, जिस तापमान पे कोई, बॉयल का मतलब क्या होता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। अब कौन सा पदार्थ बॉयल होगा, किस अवस्था में बदलेगा, तो बॉयल होने का अर्थ यहाँ पर जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना। जिस प्रक्रिया द्वारा अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से कह सकते हैं कि गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, जिस तापमान पे बदलेगा उसी तापमान का नाम क्या है, क्वथनांक होता है। उस तापमान का मान क्या होगा, नाम क्या होगा, क्वथनांक होगा। ठीक है, ये होता है एक तापमान का मान जिसका नाम है क्वथनांक। अब सवाल है कि यहाँ पे द्रव गैस में बदल रहा है ना, चेंज हो रहा है, इसका जो बदलाव हो रहा है, तो ये कौन सी प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया का नाम बताना यहाँ पे। तो द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया का नाम होगा क्वथन, है ना, बॉयल होना। क्वथन होना, बॉयल होना, द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया का नाम है। मतलब ये हुआ कि जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ, ठीक है, गैसीय पदार्थ में बदल जाता है, गैस पदार्थ में बदल जाता है, तो क्या कहलाएगा, तो उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। याद रखिए, उस ताप को क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। अब प्रक्रिया का नाम क्या होगा, तो उस प्रक्रिया, प्रोसेस का नाम क्या होता है, क्वथन होता है ना। और इस प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं। अब कौन सा तापमान होगा, मतलब वो कैसा तापमान होगा शुरू का, ताकि वो द्रव पदार्थ गैस में बदल जाए। अब देखो, ये होता है कि यहाँ पे एक द्रव पदार्थ है जिसके कण थोड़ा सा दूर दूर है, ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर होगा। इसको हमने ऊष्मा दिया, ऊर्जा दिया, एनर्जी दिया, तापमान दिया, ठीक है, और ये बदल गया किसमें, ये एक द्रव पदार्थ है। इस जब जैसे ही किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं, है ना, तापमान बढ़ाते हैं, तो उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। एक टाइम ऐसा आएगा कि बढ़ते 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 वो अपने स्पेस को, खाली स्थान को छोड़कर दूर दूर चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अवस्था में बदलाव हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं गैसीय अवस्था का रूप ले लेगा। पानी को एक टाइम पे गर्म करो, गर्म करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि गर्म करने के समय वो इस पानी सतह को छोड़कर ऊपर चला जाएगा, निकल जाएगा। इसका मतलब है कि पानी भाप बनकर निकल रहा है। तो जैसे ही पूरा का पूरा भाप बन गया, तो जिस तापमान पे बनकर निकल गया उसी तापमान का नाम क्या होता है, क्वथनांक। और जो प्रक्रिया होती है वो होता है क्वथन।
वरना पानी का वाष्पीकरण होना इट मीन्स कि पानी वाष्प बनकर निकलना, वो भी प्रोसेस वाष्पीकरण होता है। लेकिन जिस तापमान से शुरू होता है वो होता है आपका क्वथनांक। और वाष्पीकरण जो प्रक्रिया होती है, वाष्पीकरण कम तापमान से भी स्टार्ट होता है ना, जैसे वाष्प में बनना वाष्पीकरण कहलाएगा। तो सवाल ये है कि जल का क्वथनांक कितना होगा वो बताना आपका। जल का क्वथनांक मतलब है कि पानी किस तापमान पे वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में आ जाएगा, किस तापमान पे जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जाके क्या होगा, उबलना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जल का क्वथनांक इस तापमान पे पानी पहुंचकर पूरा का पूरा पानी गैस अवस्था में, वाष्प अवस्था में कह सकते हैं, बदल जाएगा। इस तापमान पे जल द्रव से गैसीय अवस्था में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका हिमांक। फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीज करना, हिमांक करना। देखते हो क्या कि आप जैसे पानी को रखते हो फ्रीज के अंदर में, है ना, वो पानी जमकर बर्फ़ बन गया। ठीक है, तो वो जिस तापमान पे ये कह सकते हैं कि पानी बर्फ़ बना है, मतलब पानी अवस्था किस अवस्था में हो गया, द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था पदार्थ ठोस में बदल जाएगा, तो जिस तापमान पे ऐसा होगा वो कहलाएगा आपका हिमांक। फ्रीजिंग करना, है ना। जनरली हम लोग फ्रीज करना देखते हैं कि पानी को जैसे फ्रिज के अंदर में रेफ्रिजरेटर में जाकर रख देते हैं तो वो पानी ठोस अवस्था बर्फ़ में बदल कर जाना शुरू हो जाता है। तो हिमांक यहाँ पर हो गया कि जब कोई द्रव पदार्थ को तापमान कम करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो बदल जाता है ठोस पदार्थ में। तो जिस तापमान पे ठोस में बदल जाता है उस तापमान का नाम क्या होगा, हिमांक होगा। देखो यहाँ पे टेम्परेचर को कम किया गया, पदार्थ को कम किया गया, है ना, पदार्थ के तापमान को बिल्कुल कम किया गया, ठंडा किया गया। तो अब क्या होता है कि एक द्रव पदार्थ जिसके कण दूर दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा, जैसे ही उसको हमने क्या किया, ठंडा किया, टेम्परेचर को माइनस में लाया, कम किया, माइनस नहीं बल्कि कम किया, जो उसका एक्चुअल तापमान उसको कम किया, तो वो कण और पास पास आना शुरू हो जाएगा। देखो ठोस को गरम करने पर क्या होता है कि पदार्थ के कण दूर दूर भागता है, उसके पास एनर्जी होता है, वो दूर भागेगा, सतह को छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जैसे ही उसको ठंडा करेंगे तो कण क्या होगा, उसके पास एनर्जी, ऊर्जा कम हो जाएगी और वो कण पास पास आ जाएगा। अगर यदि वो द्रव का कण है तो पास आकर ठोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ठोस। यहाँ एक द्रव का कण है, ठंडा करने पर वो ठोस का रूप ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस तापमान पर द्रव ठोस में बदल जाएगा, जिस तापमान पे पूरा का पूरा द्रव ठोस में बदल गया, उसी तापमान का नाम क्या हो गया, आपका हिमांक हो गया। अब प्रक्रिया क्या होगी, तो प्रक्रिया याद रखिएगा, उस प्रक्रिया का नाम होता है आपका संघनन, है ना। संघनन प्रक्रिया होता है, कंडेंसेशन। वैसे गैस के कण जल में द्रव अवस्था में बदल जाना वो भी संघनन होगा, संघनित तो होता है। संघनन का अर्थ ये हुआ कि कण पास पास आके एक नया रूप ले लेगा। ठीक है, एक नया ठोस पदार्थ बना देगा, या एक कोई गैस पदार्थ संघनित होकर द्रव पदार्थ बना देगा। संघनन में आपका ऐसे भी हो सकता है कि कोई गैसीय पदार्थ, है ना, को ठंडा करते हैं तो संघनन होकर, संघनित होकर वो द्रव में बदल जाता है। फिर से वो द्रव के कण संघनन होकर ठोस में बदल जाएगा। यदि गैस के कण को ठंडा करेंगे द्रव में बदलेगा, और ठंडा करेंगे ठोस में बदल जाएगा। सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि कुहासा, जो वाष्पीकरण द्वारा वाष्प पूरे वायुमंडल में फैल रखा है, वो पानी क्या है, गैस अवस्था में पाया है। ये पानी वाष्प के रूप में गैस अवस्था में पाया जाता है। जैसे ही इन्वायरमेंट का तापमान माइनस में आता है, मतलब धीरे धीरे और कम होना शुरू होता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो बदल जाता है पहले द्रव में। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे 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 जैसे जैसे तापमान और माइनस में आएगा, कहीं कहीं क्या होता है तापमान माइनस में आ गया, जीरो से और माइनस में आ गया, तो वहाँ बर्फ़ जमना शुरू होता है। तो बर्फ़ आया कहाँ से, पहले वाष्प जो है ठोस गैस के रूप में, पहले वो ठंडा होकर द्रव बनेगा, वो द्रव
संघनित होकर ठंडा होकर ठोस बनेगा। ठीक है, तो ये घटनाएं ऐसी देखने को मिलती है। जिस तापमान पे होता है उस तापमान का नाम हिमांक होगा, जिस प्रक्रिया का नाम क्या होगा, संघनन। अदरवाइज संघनन गैस से द्रव में बदलना भी होता है, संघनन द्रव से ठोस में बदलना वो भी संघनन होता है। क्या जल किस तापमान पे ऐसा करता है, किस तापमान से जल पानी जो है वो ठंडा होकर बर्फ बनना शुरू हो जाएगा, वो बताना है। वैसे जल का क्वथनांक की बात करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जाके पानी खौलना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार जल जो है ठोस में, मतलब जल एक बर्फ बनने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, उसे 273 केल्विन चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस से ही जल पानी बर्फ बनना शुरू हो जाता है। माइनस में जाएगा और जल्दी बर्फ बनेगा, माइनस में जाएगा और बनेगा, लेकिन जब 0 से ऊपर जाएगा तो फिर वो बर्फ नहीं बनेगा। ठीक है, वो पिघलना शुरू हो जाएगा। एक बर्फ जो पिघलता है 0 और उसके बाद एक बर्फ जमता है 0 उससे कम तापमान पे, 0 उससे कम तापमान पे जमना शुरू होगा, बर्फ का पिघलना 0 उससे ज़्यादा तापमान पे ऐसा होता है। ठीक है, अभी मैंने बहुत सारी प्रक्रियाएं के बारे में जाना, बहुत सारे तापमान का जो प्रभाव पड़ता है किसी पदार्थ पर उसके बारे में जाना है। एक ठोस पदार्थ किस प्रकार द्रव में बदल जाता है, एक द्रव पदार्थ किस प्रकार ठोस एक गैस में बदल जाता है, गैस पदार्थ फिर से वापस द्रव में आ जाता है, द्रव पदार्थ वापस ठोस में आता है। ये सारी प्रक्रियाओं के बारे में हम जान चुके हैं। वैसे द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अगर पानी की बात करते हैं तो पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जल तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस रूप में पाए जाते हैं, जल द्रव के रूप में भी पाए जाते हैं, जल गैसीय रूप में भी पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में किस प्रकार, बर्फ के रूप में होगा। द्रव अवस्था में ऑब्वियसली खुद रूप में होगा, अपने आप रूप में जल अवस्था में होगा, और गैसीय अवस्था में होगा आपका वाष्प के रूप में होगा। ठीक है, ये तीनों को याद रखना आपको। एक बर्फ जो बदल जाता है जल में, इसका मतलब इसको मेल्ट किया गया, इसको क्या किया गया, इसके द्रव्यंक पर इसको गर्म किया गया है। तो उसके द्रव्यंक पर इसको गर्म किया गया, वो कौन सा मतलब द्रव्यंक होगा ताकि वो गर्म होकर मेल्ट होकर पानी बनेगा। तो याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस उसके बाद के तापमान पे ही तो पानी बर्फ जल बनना शुरू होता है, एक बर्फ जल बनना शुरू होता है। फिर जल को हम क्या करेंगे कि ताकि वो गैस अवस्था में वाष्प के रूप में आ जाए, जल वाष्प के रूप में आ जाए, तो उसके लिए क्या होता है कि इसके क्वथनांक तक गर्म करेंगे इसको। ठीक है, इसके क्वथनांक को गर्म करेंगे ताकि जो इसके कण हैं जो पास है वो और भी पास दूर चला जाए, और भी कण दूर चला जाए, मतलब एक वाष्प का रूप, एक गैस अवस्था का रूप ले लेगा। ठीक है, जिस तापमान पे ऐसा होता है वो होता है क्वथनांक, और उसके लिए क्वथनांक क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ही तो पानी जल वाष्प के रूप में बन जाएगा। मतलब है कि ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से द्रव में। हाँ, वापस देखो, अब इसी गैस वाष्प को अगर हम संघनित कर देते हैं, कंडेंसेट करते हैं, हिमांक तक ठंडा करते हैं, तो वो जल में आ जाता है। फिर जल को वापस हिमांक तक ठंडा कर देते हैं तो फिर वापस बर्फ बन जाता है। यहाँ भी एक संघनन की प्रक्रिया हुई ना, संघनन हुआ है। पानी भी बर्फ बनने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही चाहिए इसको, उससे 0 डिग्री या उससे कम तापमान पे वो ठंडा होकर बर्फ बनेगा। यहाँ पानी वाष्प जो है, वाष्पीकरण हो गया, वाष्प जो है वो संघनित हो गए, पहले क्या बन रहा है, जल बन रहा है ना। सर्दियों के मौसम में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अब हमें ऐसी प्रक्रिया पढ़ना है कि जिसमें कोई ठोस पदार्थ, कोई बर्फ पदार्थ डायरेक्ट वाष्प में आ जाए। लेकिन वो बर्फ में ऐसा नहीं होगा, किसी और पदार्थ में होगा। क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाए, बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए, या गैस ही पदार्थ सीधे ठोस में बदल जाए बिना गैस में, बिना द्रव में बदले? क्या ऐसी कोई प्रक्रिया होती है? यदि होती है तो किस प्रकार के पदार्थ में लागू होती है? किस पदार्थ का एग्जाम्पल ऐसा होता है? जैसे कोई ऐसा एग्जाम्पल बताना है आपको कि जिसमें कोई ठोस पदार्थ गैस में बदल जाएगा, ये गैस पदार्थ डायरेक्ट ठोस में बदल जाएगा, तो ऑब्वियसली वो प्रक्रिया होती है
वो प्रक्रिया है आपका ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन कहते हैं इसको, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, या कोई गैस पदार्थ बिना द्रव में बदले ठोस में बदल जाएगा, उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाना या बिना द्रव में बदले गैस से ठोस में बदल जाना, उस प्रोसेस का नाम, प्रक्रिया का नाम क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ये होता है किस में? तो याद रखिएगा, ये होता है कपूर में। कपूर एक ठोस पदार्थ है जिसको हम अगर गर्म करते हैं तो सबसे पहले वो डायरेक्ट गैस बनकर निकल जाएगा, वॉश बनकर निकल जाएगा। जब हम बात करेंगे बर्फ़ की, तो बर्फ़ को ठंडा करते, चूँकि बर्फ़ क्या होता है कि एक ठोस रूप में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। जैसे ही हमने बर्फ़ को गर्म किया तो गर्म करके सबसे पहले ऑब्वियसली पहले पानी बनेगा, उसके बाद पानी से तब गैस बन के वॉश बनकर निकल जाएगा। क्या बर्फ़ में ऐसा होता है कि अगर उसको गर्म करो बिना पानी में बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि पानी में, बर्फ़ के अंदर में ऐसा ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया नहीं होती है, वो होती है कपूर में। एक ठोस रूप में पाए जाने वाला पदार्थ है, डायरेक्ट गर्म करेंगे इसको, वो गैस में बदल जाएगा। और भी है आयोडीन। आयोडीन होगा आपका, ये भी ठोस रूप में है, इसको गर्म करेंगे डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाएगा।